नमस्कार। रेडियो सिटी से मैं आरजे सूरी आपके साथ। और आज है वर्ल्ड पाइल्स डे, इसलिए मुलाकात कर रहे हैं। और ये खास मुलाकात होने वाली, पाइल्स का नाम सुनते ही कुछ लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता होता। आजकल तो इतने एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं कि चुटकियों में आप ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए डॉक्टर अंशुल शाह मेरे साथ में हैं, मिनिमली इन्वेजिव पाइल्स फिशर एंड फिस्टुला स्पेशलिस्ट, पाइल्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर से। आज बात करेंगे हम हेमोरॉइड्स एंड पाइल्स के बारे में। और बातचीत शुरू करने से पहले सर, आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च हमने कर ली है। सो हमें पता चला कि बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स आपके पास में। अगर मैं बात करूं तो 10 से भी ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने ट्रेन किया है, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस आपने किए हैं, आपके साथ में जुड़ी है बहुत सारी एडवांस्ड फेलोशिप। ऑल्सो आप एमएस फ्रॉम प्रेस्टिजियस एमजीएम मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो सर, ये जो अचीवमेंट्स आपके पास में है, इनमें से कौन सा अचीवमेंट जो आपके दिल के बड़ा करीब है? नमस्कार आरजे सूरी जी। मेरे लिए जो सबसे स्पेशल रहा है वो मेरी जो ट्रेनिंग रही है प्रोक्टोलॉजी के अंदर हिमोरॉइड्स पाइल्स फिशर। ये बहुत ही खास ट्रेनिंग रही है। जो सबसे पहली ट्रेनिंग मैंने इंडिया के जो बेस्ट लोग थे डॉक्टर एस डी चिवटे सर उनके पास ली। डॉक्टर कुशल मित्तल बॉम्बे से उनके पास में गया। जी। डॉक्टर परवेश शेख ही इज द वर्ल्ड इंडियाज बेस्ट इन फिस्टुला इन नैनो सर्जरीज, तो मैं उनके पास रहा। देन जी। आई ऑल्सो वेंट टू जर्मनी एंड आई लर्न दिस डिसऑर्डर्स ऑफ पेल्विक फ्लोर। बहुत सी बार हमारे नीचे की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और हम प्रॉपरली मोशन नहीं कर पाते। इन चीज़ों के बारे में मैंने जर्मनी जाकर ट्रेनिंग ली। और ऐसा ही मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड से भी एक कोर्स था जिसे मैंने किया और पेल्विक फ्लोर और पाइल्स की नई नई तकनीकों के बारे में मैंने जाना। पाइल्स एक बहुत सामान्य बीमारी है। लगभग 70 से 80% लोग बवासीर यानी पाइल्स से ग्रसित होते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। वो किसी से साझा नहीं करना चाहते अपनी बीमारी, उन्हें संकोच होता है अपनी बीमारी बताने में, सुनने में, सोचने में। इसलिए वो नेट पे सर्च करते हैं, कोई गूगल करता है, कोई क्या करता है, और उन्हीं अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, वो लोग जाते हैं नीम हकीमों के पास में, बंगाली डॉक्टर्स के पास में, ट्रू, और ट्रू। जाकर कोई भी इंजेक्शन लगवा लेता है जिससे कि उनकी पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल ट्रीटमेंट बहुत आधुनिक हो गया है। एक खुला वातावरण हो गया है जिसके अंदर लोग पाइल्स को मजाक में नहीं लेते हैं। एक सीरियस बीमारी ये होती है। तो जी। हम इसे मजाक में ना लेके अपने अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अगर हम कंसल्ट करते हैं तो हम हमारी बीमारी से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। साथ ही उन चीजों को समझ सकते हैं बजाय कि हम हमारा शरीर किसी भी बिना पढ़े लिखे आदमी को सौंपने से। अच्छा ये है हम किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं जो इसका स्पेशलिस्ट हो। राइट सर। सर, आपने रिसर्च और अपनी ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस, और ये कहूंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मैंने उन सारे सवालों को शामिल करने की कोशिश की है जो शायद हमारे व्यूवर्स के सवाल हो। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि पाइल्स क्या है और कारण क्या है सर इसके? पाइल्स जिसे हिंदी में हम बवासीर कहते हैं, ये सभी लोगों में होते हैं। पाइल्स बेसिकली क्या करते हैं, ये एक एनल कुशंस हैं जो हम जब भी लेटरिन करने जाते हैं या हमारी कोई गैस निकलनी होती है तो उसको ये रोकते हैं। जी। हमारी नीचे की मांसपेशियां रहती है जो हमारे रास्ते को कंट्रोल करती है। साथ में पाइल्स का भी रोल लगभग 5 से 7 8% रहता है। जी। स्मॉल पाइल्स सबके अंदर रहते हैं। ये पाइल्स जब सिम्टोमेटिक बन जाते हैं तो ये हमारे लिए परेशानी बन जाते हैं। जी। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी बवासीर, एक आंतरिक बवासीर, एक्सटर्नल पाइल्स एंड इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स क्या होते हैं? कभी कभार हम लेटरिन जाते हैं तो जोर लगा देते हैं। जोर लगाने से क्या होता है, थोड़ी सी कोई खून की कोशिका फट जाती है। फटने से वहाँ खून का थक्का जम जाता है और इसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। हम्म। इसके अंदर पेशेंट क्या कहता है, साहब मुझे 2 3 दिन के अंदर ही एक सूजन सी डेवलप हो गई है हम्म। और वो सूजन मुझे बहुत तेज दर्द कर रही है, मैं ना बैठ पा रहा हूँ ना उठ पा रहा हूँ, चलने में भी दर्द हो रहा है। जी। ऐसे के अंदर हम जनरली एडवाइस ये करते हैं कि अगर आपके सूजन बहुत ज्यादा है और आप दवाई से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम विद इन 3 डेज उसकी सर्जरी अटेम्प्ट करते हैं। हम्म। और अगर ऐसा नहीं है, पेशेंट को पेन कम है, ही इज रिलेटिवली कंफर्टेबल, तो हम्म। हम उसके अंदर दवाई देते हैं जो लगभग सूजन जो खून का थक्का जमा है वो लगभग 15 20 दिन 25 दिन में गल जाता है। हम्म। अच्छा, अब रही बात आंतरिक बवासीर की, जिसे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। जी। इंटरनल पाइल्स में 4 ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 पाइल्स में क्या होता है, पेशेंट कहता है साहब मुझे ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है। हम्म। उनको कुछ सूजकर या फूलकर बाहर नहीं आता है। जब वो शौच करने जाते हैं तो कहते हैं साहब मैं लेटन करने गया और मुझे ब्लीडिंग से आई। जी। मुझे ना कोई दर्द हुआ ना कोई परेशानी हुई, पर ब्लीडिंग आ रही थी। जी। ग्रेड 2 में पेशेंट कंप्लेन करता है कि साहब मेरी मस्से हैं, वो हम्म। मस्से फूलकर थोड़ा सा बाहर आते हैं जब मैं शौच करने जाता हूँ, मुझे ब्लीडिंग होती है, हम्म। और वो मस्से अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। जी। ग्रेड 3 के अंदर पेशेंट कहता है साहब मुझे मस्से फूलकर बाहर आ जाते हैं, काफी ज्यादा ब्लीडिंग आती है, कभी कभी किसी को ब्लीडिंग नहीं आती, पर कहते हैं कि मुझे वो मस्से हाथ से अंदर डालने पड़ते हैं। हम्म। जब ये धीरे धीरे ग्रेड बढ़ती है तब ग्रेड 4 में पहुंचते हैं। तब
मसे पूरे बाहर पड़े रह जाते हैं, वो हाथ से आप अंदर नहीं डाल पाते हैं। हम्म, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल्स के अंदर हम मेडिकेशन एडवाइस करते हैं, बाकी ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 रिक्वायर सर्जरी। ये हुआ हमारा मसों के बारे में। जी जी। सर एक चीज और कि अ, ये जो पाइल्स होता है, क्या इसमें मैटर करता है, एज मैटर करता है, या लाइफस्टाइल मैटर करता है, या जेंडर मैटर करता है, या जेनेटिक? तो सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है? सूर्य जी बिल्कुल, एक्चुअली एज एक फैक्टर है। हम्म, एज क्या फैक्टर है, बेसिकली हमारे जो मस्से हैं सभी, उन्हें हमारी मांसपेशियों ने, लेटन के रास्ते की मांसपेशियों ने बांध रखा है। जी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियां कमजोर होती है। जी और जिन मांसपेशियों ने मस्सों को बांध रखा था, धीरे धीरे मस्से अगर कोई भी ग्रेडिंग में थे तो वो ग्रेड बढ़ना शुरू हो जाती है। जी सेकेंडली, लाइफ स्टाइल, यस। आजकल जीवन शैली बहुत बिगड़ गई है, हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाने लग गए हैं। लोग नॉन वेजिटेरियन की तरफ ज्यादा मूव होने लग गए हैं, लोग हम्म, पानी कम पीते हैं। इस कारण क्या होता है, उनके कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उन्हें हम्म, स्टूल जाने में जोर लगाना पड़ता है। और जोर लगाने से क्या होता है, नीचे के जो मस्से जो लटके हुए मांसपेशी वो धीरे 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 नीचे आने लग जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए। एक जी हमारा डाइट हमारी मैनेज होनी चाहिए कि हमें थोड़ा सलाद खाना है रोज, हर डाइट के साथ में पानी ज्यादा पीना है, 12-14 ग्लास पानी पीने हैं। जी मॉर्निंग पे हमें टाइम पर उठकर थोड़ा गुनगुना पानी पी के टहलना है। हम्म, और हमारा जो मोशन है बेसिकली वो कंट्रोल रहना चाहिए। जी थर्डली क्या चीज हो गई, आजकल लोग हमारे फोन में लगे रहते हैं, दे हम्म, आर जस्ट डूइंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब। वो साथ में मोबाइल को अपने साथ वॉशरूम ले जाते हैं। वॉशरूम ले जाने से क्या होता है, वो मोबाइल में लगे रहते हैं एंड दे हैव टू स्ट्रेन मोर। जी उन्हें स्ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ती है स्टूल करने के लिए। तो इसी कारण, इन सभी कारणों से ये पाइल्स की बीमारी और बढ़ जाती है। हम्म, अब रही बात जेनेटिक्स की, हाँ बिल्कुल, जेनेटिक्स भी एक इसका जेनेटिक्स का रोल है। जिनके आनुवांशिक, जिनके पेरेंट्स या किसी के अंदर ये परेशानी रहती है पाइल्स की, तो वो थोड़ा मोर प्रोन है इस चीज को होने के। हम्म, बस बचाव क्या है, बचाव ये है कि हम कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, हम खान पीन का ध्यान रखें, ऐसा खाना खाएं कि हमें कब्ज ना हो। कब्ज हो तो हम कब्ज के लिए दवाई ले लें। राइट राइट सर। सर इसके सिम्टम्स जो है, बवासीर के, पाइल्स के सिम्टम्स क्या क्या है, कारण क्या क्या है? मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ। जैसे अलग अलग ग्रेड्स होती है, वैसे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, पर मोस्ट कॉमन सिम्टम पाइल्स के अंदर पेशेंट कहता है, साहब मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो ग्रेड 1 से ब्लीडिंग शुरू होती है, वो कहते हैं मुझे ब्लीडिंग होती है, जब मैं लेटन करने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ जलन सी हो रही है, कुछ नीचे भारीपन सा लग रहा है। भारीपन सा क्यों लगता है, क्योंकि मस्से नीचे लटकने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ खिंच सा रहा है नीचे, कुछ भारीपन सा है, कुछ जलन सी है। और मेन सिम्टम, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, जो परेशान करता है, वो ब्लीडिंग होती है। और कभी कभी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो सकती है पेशेंट को कि उसको अनीमिया हो सकता है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं कम खून होने से। लोगों का खून पाइल्स के कारण गिरते गिरते 2 तक 3 तक पहुंच जाता है। ऐसे में पेशेंट चक्कर खा के कहीं भी बेहोश हो सकता है। जी ये तब है जब उनका ब्लीडिंग सीवियर हो जाए। जी और ग्रेड 2 3 के अंदर जैसे हमने बताया कि कुछ मांस फूलकर बाहर आने लगता है, उसे कहते हैं कि नीचे कुछ फुलावट सी, कुछ सूजन सी लग रही है, कुछ फूल कर बाहर आ रहा है, जो कभी हाथ से अंदर डालना पड़ता है, कभी अपने आप अंदर जाता है, या फिर ग्रेड 4 के अंदर जैसे वो बाहर ही पड़ा रहता है। जी जी। सर तो इसके इसको अंदर बीमारी में ऐसा कुछ दर्द नहीं होता है, हम्म, उसको पेन फील नहीं होता फाइल्स में। ओनली जब ग्रेड 4 में वो बुखार पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उसमें पेन शुरू होता है। एंड सेकेंडली, एक्सटर्नल पाइल्स जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर खून की गांठ थक्का जम जाता है, उसमें थोड़ा पेन होता है। बाकी जनरली पाइल्स आर पेनलेस, दे आर सिम्टम, दे आर एसोसिएटेड विद पेनलेस ब्लीडिंग एंड प्रोलैप्स। सर अब जानना चाहते हैं कि पाइल्स को, बवासीर को डायग्नोस कैसे किया जाता है? एक्सटर्नल पाइल्स है तो आपको बाहर एक सूजन सी महसूस होगी, जो आपको दर्द करेगी, और विद इन 2 और 3 डेज आपको पता लग जाएगी वो, कि जी साहब मेरी 1-2 दिन के अंदर ही सूजन सी बन गई जो मुझे परेशान कर रही है। हम्म, रही बात इंटरनल पाइल्स की, तो आप कहेंगे साहब मुझे कुछ ब्लीडिंग होती है, मैं लैट्रिन करने जाता हूँ तो मुझे खून आता है। हमारे पास एक प्रोक्टोस्कोप रहता है, जिसके अंदर हम प्रोक्टोस्कोप जब डालते हैं तो हमें सारे मस्से चारों तरफ के फूले हुए दिख जाते हैं। जी जी। तो ये इसका डायग्नोस करने का तरीका है। बाकी आप सिम्टम्स से अपने आप इन चीजों को डायग्नोस कर सकते हैं। राइट सर। सो जैसे सर हमने लक्षण जाने, हमने कारण भी जाने कि किस तरीके से बवासीर हो जाता है, ये सेकंड स्टेज का या थर्ड स्टेज तक, सर्जरी तक पहुंचता है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल ऑप्शंस हैं सर सबके लिए? जी अगर पेशेंट के सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं है तो भी प्रेफर मेडिकेशन हमने दी उसको, और 5-7 दिन में पेशेंट को थोड़ा आराम मिलता है, बीस जी पच्चीस दिन में वो ठीक होता है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 के अंदर हम क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा ऑइंटमेंट्स देते हैं, थोड़ी मेडिकेशंस देते हैं, जिससे कि खून की नसें थोड़ी सिकुड़े, जी सिकुड़ने से धीरे धीरे आराम मिलता है।
और जी। हम कब्ज के लिए दवा देते हैं कि उनको लेटरिन जाए तो जोर नहीं लगाना पड़े, थोड़ी हम उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं जी। कि वो गुनगुने पानी का थोड़ा सेक करें, थोड़ा खान पीन अपना ठीक करें, नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड करें, फ्रूट ज्यादा लें, सलाद ज्यादा लें, और जी। थोड़ी सी मेडिकेशंस रहती हैं जिससे खून की नसें थोड़ी सिकुड़ती है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर हम कोशिश करते हैं, अगर ब्लीडिंग ज्यादा नहीं है पेशेंट के, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे दवाई से ही ठीक कर दें। पर जब ये ग्रेड बढ़ती है, जैसे ग्रेड 3 पे पहुंच गई या ग्रेड 4 पे पहुंच गई, तो हमें इसमें ऑपरेट करना पड़ता है। जी। और ऑपरेशन कैसा है, जैसे पहले कभी हुआ करते थे तो हम सारे मस्से हम काट के निकालते थे। जी। उस जी। समय पीड़ा पेशेंट्स को बहुत होती थी, और सब लोगों के मन में एक डर था कि अगर मुझे पाइल्स हो गए तो शायद मैं महीना भर ठीक नहीं हो पाऊंगा, बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरूंगा। हम्म। आजकल चीजें बहुत एडवांस हो गई है। हम्म। हमारे पास लेजर अवेलेबल है, हमारे पास स्टेपलर हिमरोडोपेक्सी अवेलेबल है, जिसके अंदर एक गन हम काम में लेते हैं, हम जी। मस्सों के ऊपर जाते हैं और एक खून की लेयर हम निकाल देते हैं। बाहर ऐसा कुछ घाव पेशेंट को नहीं बनता है, तो उसे पता नहीं लगता है कि मेरा कुछ ऑपरेशन हुआ है क्या। थोड़ा बहुत जलन सी 2 4 5 7 दिन 8 दिन रह सकती है, जो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। पर ये सब ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स ऑफ द पेशेंट हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी ग्रेड के लिए कौन सा ट्रीटमेंट उचित है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ट्रीटमेंट मोडालिटी अवेलेबल है तो वही आप सब में कर सकते हैं। ग्रेड 2 के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे एक रबर बैंड का छल्ला हम चढ़ा सकते हैं मस्सों के ऊपर, जिससे मस्से जड़ जाते हैं। एक इंजेक्शन आता है जिससे हम नस नस के अंदर लगाते हैं मस्सों के ऊपर, तो नस सिकुड़ जाती है। तो सभी मस्सों की ग्रेडिंग का ट्रीटमेंट अलग अलग है। कभी भी किसी के मस्से होते हैं तो हम एडवाइस करेंगे कि वो उचित समय पे डॉक्टर से परामर्श ले, और हो सके तो जल्दी जाएं, तो हो सकता है आप दवाई से भी ठीक हो सकते हैं। जी। सर, मैं चाहूँगा कि अब आप हम सबको ये भी बताएँ, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएँ कि मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट जो है पाइल्स के लिए, वो क्या है? सर, मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट सूरी साहब जो होता है, इसके अंदर हम काट पीट नहीं होती। मिनिमली इन्वेजिव मतलब कम से कम इन्वेजिव, मतलब आपने चीर फाड़ करी। इसके अंदर एक तो स्टेपलर प्रोसीजर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लेटरिन के रास्ते के अंदर हम जाते हैं और जी। एक लेयर हम इसकी खून की नसों की हम निकाल देते हैं, और बाकी चीज स्टेपल हो जाती है। स्टेपल होने से क्या फायदा होता है कि ऐसा बाहर आपको कुछ घाव नहीं बनता है, कोई हुँ। आपको बाहर आपको मस्से नहीं दिखते हैं, और सारे मस्से, जैसे आपने एक पैंट की लेयर आपने हटाई तो पैंट ऊंची हो गई, वैसे हुँ। ही सारे मस्से ऊपर चले जाते हैं। तो हुँ। इससे हमारे मस्सों का कुशन बना हुआ रहता है, और जो वैसे मैंने बताया था मस्सों का फंक्शन रहता है कि गैस निकलने को बचाना, ऐसी कोई पीड़ा परेशानी नहीं आती है। बाकी द रिजल्ट्स आर वेरी गुड इन दिस मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स। और यही ऑपरेशंस है जिनके कारण मरीजों को हम एडवाइस करते हैं कि आप सर्जन के पास जाएं, क्योंकि पहले जो होता था, बहुत बड़े मस्सों को काट दिया जाता था, उन पे धागा बांध दिया जाता था, धीरे धीरे उसको टाइट करते थे, जिससे पेशेंट बहुत पीड़ा से दर्द से गुजरता था। जी। आजकल वो चीजें बंद हो चुकी है, तो ऐसा दर्द या पीड़ा मरीजों को नहीं होता जो पहले हुआ करता था। राइट सर। सर, आपने स्टेपलर ट्रीटमेंट के बारे में हमें बताया, तो ये जो कन्वेंशनल सर्जरीज़ जो होती है, उससे कितना ये अलग है? कन्वेंशनल सर्जरीज के अंदर सूर्य जी बड़े बड़े घाव बनते हैं, हुँ। ब्लीडिंग ज्यादा होती है पेशेंट को, कभी कभी उसे ड्रेसिंग भी करानी पड़ती है। जी। नीचे के घाव भरने में समय ज्यादा लगता है, तो लगभग हो सकता है इसके अंदर 25 दिन 30 दिन महीना भर किसी किसी पेशेंट को लग जाता है। जी। स्टेपलर प्रोसीजर, जो कन्वेंशनल प्रोसीजर्स आउटडेट हुए हैं, स्टेपलर हुँ। हुआ, लेजर्स हुए, इनसे एडवांटेज ये हुआ है साहब कि पेशेंट को बाहर कुछ घाव नहीं बनता है, क्योंकि इस एनल एरिया की स्किन इतनी सेंसिटिव है कि आपको रोज उस पर बैठना है, सारे काम आपको बैठ के करने हैं, वो एरिया बहुत, बहुत ज्यादा काम आता है। तो अगर बाहर कोई भी घाव बचता है, तो उससे एडवांटेज ये रहता है कि हमें परेशानी नहीं होती, हम हमारे काम कर सकते हैं, सारे डेली रूटीन हम रिज्यूम कर सकते हैं। साथ ही पीड़ा नहीं होती, हमें बिस्तर पे नहीं पड़े रहना होता। बिस्तर पे क्यों लेटना पड़ता है, क्योंकि अगर नीचे घाव बन गया तो साहब आप ना तो बैठ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। और अगर नीचे घाव नहीं बना, अंदर की अंदर ही सारा काम हो गया, तो वे द एडवांटेजेस यू कैन रिज्यूम योर एक्टिविटीज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स। हुँ। तो एंड सर सेकेंडली, नो ड्रेसिंग्स आर रिक्वायर्ड इन इट। हुँ, हुँ, हुँ। सर, ये जो स्टेपलर ट्रीटमेंट है, ये मुझे लगता है कि इसके बारे में सुनने के बाद में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा कि यार ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईज़ी से मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ इस ट्रीटमेंट के बाद में, मैं आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ विदाउट पाइल्स। तो सर, इसके साथ कहीं कोई ऐसा कोई कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई रिस्क तो नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए, 15 से 20 मिनट सर्जरी में लगते हैं। जी। और जैसे कि मैं बात करूं कि हम कोई गाड़ी चलाते हैं, तो आप कहें कि साहब गाड़ी चलाने में कोई रिस्क है क्या? जी। रिस्क कभी कभार एक्सीडेंट हो सकता है, कोई माइनर डैमेज हो सकता है, वैसे ही ये सभी ऑपरेशंस के अंदर है। हुँ। 100% कुछ भी नहीं होता है, 2-5% चांस रहते हैं कि अपन ने स्टेपल किया है, क्योंकि अंदर स्टेपल की लेयर लगी हुई है। हुँ। कभी लेट्रिन आई, उसने उसको छिल दिया, तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन सा हो सकता है, जो भी ट्रीटेबल है। ऐसा कोई
बहुत परेशानी की चीज़ नहीं है कि आप सब जीवन भर पछताएँगे या आपको पीड़ा होगी या कष्ट होगा। ऐसी कुछ परेशानी आती है 2, 4, 5, 7 दिन में हम उसे दवाई देकर कंज़र्वेटिवली मैनेज करके उसे ठीक कर देते हैं। बाकी लगभग ऐसी कोई परेशानी इन प्रोसीजर्स पे नहीं आती। पर हम्म, हाँ, फिर भी गाइडलाइंस ये है, हर ग्रेड्स का प्रोसीजर, हर बीमारी का प्रोसीजर अलग है। जी आपको पेशेंट को देखकर, उसकी बीमारी देखकर, उसके पाइल्स की स्टेजिंग देखकर आपको ट्रीटमेंट प्रोसीजर चूज़ करना है। जी जी। सर, कोई सक्सेस स्टोरी स्टेपलर ट्रीटमेंट जिन पेशेंट्स को आपने दिया, अगर कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? सक्सेस स्टोरीज़ आर लिमिटलेस लाइक हमारे सेंटर पे ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 स्टेपलर्स हो चुके हैं। वाह! तो वी हैव मेनी स्टोरीज, मेनी सक्सेस स्टोरीज। We were the pioneer to start stapler at our hospital. Actually, my father is also a colorectal surgeon, so we started staplers at our center when the stapler were introduced in India, जी, and the pioneer circle had our center in their pioneer list who were starting the procedures. जी, जी। ऑल्सो सर कि आज हम पाइल्स डे पर बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पाइल्स डे है। सो क्या मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, आप पाइल्स से घबराएं नहीं, जी, पाइल्स से आप शर्माएं नहीं। ना ये घबराने की बीमारी है, ना ये शर्माने की बीमारी है। और तीसरी चीज, आप किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को अपना शरीर नहीं सौंपे। किसी ने कहा साहब हम इंजेक्शन लगवा कर कहीं आए हैं, आप एटलीस्ट पढ़िए कि वो जिससे वो ट्रीटमेंट लिया है वो कितने पढ़े लिखे हैं, उस फील्ड के वो कितने एक्सपर्ट हैं। जी। अब ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है। जो पुराने जो डर था कि हमारा लेटरिन का कंट्रोल चला जाएगा, हुँ, बार बार मस्से होंगे, हुँ, हमारे मस्से कभी ठीक ही नहीं होंगे, ये सब चीजें अब खत्म हो चुकी है। ऐसी परेशानी किसी को नहीं आती है अभी। हुँ। राइट, राइट सर। सर थैंक्स अ लॉट, थैंक्स कि आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया एंड आई होप कि सारे जो डाउट्स थे, वो जो सवालों में मैंने पूछे हैं, व्यूअर्स के डाउट्स क्लियर होंगे आपके साथ में और थैंक यू हमें एजुकेट करने के लिए पाइल्स के बारे में, इस डिजीज़ के बारे में। थैंक यू सूरी जी।